हेलो एवरीवन। आज हम डिविडेंड के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 123 से लेके 127 तक डिविडेंड के बारे में डिस्कस किया गया है। अब डिविडेंड को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग शेयर होल्डर्स, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी चाहे तो इसमें से सारा का सारा पैसा या तो डिविडेंड में दे दे या फिर इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकती है। वो कैसे? जैसे कि कंपनी इसमें से कुछ पार्ट जनरल रिजर्व के लिए निकाल सकती है, उसके बाद कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, और उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच गया तो कंपनी उसको रिटेन्ड अर्निंग की तरह अपने पास रख सकती है। डिविडेंड किस फॉर्म में दे सकते हैं? तो डिविडेंड कैश के फॉर्म में भी दे सकते हैं, बोनस शेयर के फॉर्म में भी दे सकते हैं, इवन रेयर केसेस में प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी डिविडेंड को दे सकते हैं। वहीं डिविडेंड को सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 में डिफाइन किया है, जो बोलता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड 2 तरह के होते हैं, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं एंड शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं इन जनरल मीटिंग। ये साल में एक ही बार होता है। वहीं इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, लेकिन इसमें शेयर होल्डर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये साल में एक से ज़्यादा बार भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने 1 पर शेयर एज इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया इन दिसंबर 2024, तो ये किस प्रॉफिट पे बेस्ड होगा? तो जो प्रॉफिट हमने सेकेंड क्वार्टर में अर्न किया होगा इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब हमें ये तो पता है कि फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करता है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, बट किसके थ्रू? मीन्स फिजिकली पास करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या फिर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो तीनों मोड से पास कर सकते हैं, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट आता है सेक्शन 123 सोर्सेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ये बोलता है कि कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से या अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में से। उसके अलावा अगर कंपनी के इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेस है तो जनरल रिजर्व में से भी दे सकती हैं। इवन एक और सोर्स दिया हुआ है सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में, जिसमें गवर्नमेंट गारंटी देती है कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो उस केस में उसका पैसा गवर्नमेंट देगी। और एक चीज़ याद रखना कि डिविडेंड देते वक्त कभी भी अनरियलाइज गेन, नॉशनल गेन या रेवल्यूशन रिजर्व का यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी पिछले साल के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो उस केस में रूल 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014 कुछ कंडीशन देता है जो फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली ये कि रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 सालों के एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर करंट ईयर में कोई लॉस है तो सबसे पहले उसे सेट ऑफ करना रहेगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर बैलेंस ऑफ रिजर्व है तो आफ्टर विड्रॉल वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। नाउ कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड विच इज़ डिक्लेयर्ड प्रीवियसली। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स में पहला ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा, अगर क्यूमुलेटिव डिविडेंड अनपेड है इन अर्लियर ईयर्स, देन सबसे पहले उसे क्लियर करेंगे। थर्ड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड अनपेड है पिछले 2 साल या उससे ज़्यादा, तो उस केस में उनके पास वोटिंग राइट आ जाता है। अब हमें ये तो पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में रिकमेंड करते हैं और शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इसके लिए कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये निडल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के केस में बताया हुआ है। देन नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वैसे तो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है और उसको कंपनी एजीएम में डिक्लेयर करती है, लेकिन अगर किसी कंपनी ने एजीएम में डिक्लेयर नहीं किया तो क्या ईजीएम में कर सकती है? तो यस, कर सकती है,
बट वो स्पेशल डिविडेंड के केस में। फाइनल डिविडेंड की बात करें तो वो एजीएम में ही डिक्लेयर होगा। ये बताया इन द जजमेंट ऑफ रघुनंदन नोटिया वर्सेस स्वदेशी क्लोथ डीलर्स लिमिटेड के केस में। इन समरी अगर देखें तो फाइनल डिविडेंड जो है वो सिर्फ एजीएम में ही पास हो सकता है। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में, उस केस में शेयर होल्डर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और तीसरा आता है स्पेशल डिविडेंड, जो कि ईजीएम में भी पास हो सकते हैं अगर आर्टिकल और एक्ट में अलाउड किया है या बोर्ड ने भी रिकमेंड किया है तब। नेक्स्ट आता है सेक्शन 123 सबसेक्शन 4। सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि जब कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करती है एजीएम में, तो वहाँ से 5 डेज़ में कंपनी को सेपरेट बैंक अकाउंट में वो पैसा रखना होता है और वहीं से 30 डेज़ में पेमेंट करना रहता है डिविडेंड का। किसके थ्रू? बाय चेक, वारंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। वहीं सेक्शन 124 ये बोलता है कि जो पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा है, अगर डिक्लेरेशन से 30 डेज़ के अंदर लोगों ने पैसा क्लेम नहीं किया तो उसके नेक्स्ट 7 डेज़ में वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। एंड अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट से भी किसी ने 7 ईयर्स तक क्लेम नहीं किया तो वो पैसा आईईपीएफ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर एक बार पैसा आईईपीएफ में चला गया तो क्या उसे क्लेम किया जा सकता है? सो यस, आईईपीएफ रूल 2016 का प्रोसीजर फॉलो करके आप आईईपीएफ में से भी अपने पैसे को क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 127 पेनल्टी की बात करता है। उसमें बताया है कि अगर कोई कंपनी विदिन 30 डेज़ डिविडेंड पे करने में फेल हो जाती है तो उस केस में कंपनी को 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन अनपेड डिविडेंड। और वहीं डायरेक्टर्स लाइबल होंगे फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स या तो फिर फाइन अप टू ₹1000 पर डे। नेक्स्ट चीज़ आती है रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड, यानी अगर कंपनी ने डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसे रिवोक नहीं कर सकती, वो एक तरह का डेप्ट हो जाता है। उस केस में अगर शेयर होल्डर चाहे तो एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर वो आईबीसी में केस भी फाइल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।